नमस्कार दोस्तों, इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत दिनों के बाद ऑनलाइन क्लास लेने का मैंने निर्णय लिया है क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, कोचिंग सारी बंद है। तो मैंने निर्णय लिया कि क्यों ना एक नॉर्मल सी एक टेस्ट सीरीज एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र और जेट के स्टूडेंट के लिए चलाई जाए। तो आज से अब रोज़ाना इसी समय पर आपको एग्रीकल्चर की टेस्ट सीरीज़ देखने को मिलेगी, जिसमें मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा। ये क्वेश्चंस आपको जेट, आईसीआर, बीएचयू के साथ साथ ही जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आपको ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये कंटिन्यू अटेंड करनी है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी धमाकेदार क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रोमांचक सफ़र। देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आज आपको नए देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको पूछा गया है, ज्वार में HCN की कितनी प्रतिशत मात्रा हानिकारक प्रभाव डालती है। ज्वार में HCN जो होता है उसकी कितनी प्रतिशत मात्रा हानिकारक प्रभाव डालती है। HCN को हम ग्लूकोसाइड धुरीन के नाम से भी जानते हैं, इसको हाइड्रोसाइनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए है आपका 0.1%, ऑप्शन नंबर 2 है आपका 0.2%, ऑप्शन नंबर 3 है आपका 0.3% और ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास 0.5%। आपको जवाब देना है, इन चारों में से आपको जवाब देना है ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4। इन चारों में से आपको जवाब देना है कि ज्वार के अंदर HCN की कितनी प्रतिशत मात्रा हानिकारक प्रभाव डालती है। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके आपको जवाब देना है। लाइव चैट बॉक्स में, क्योंकि बहुत दिनों बाद लाइव क्लास स्टार्ट हुई है इसलिए स्टूडेंट जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन धीरे धीरे स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। प्लीज़ आप अपने लोगों, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए, इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। इसका जो आंसर है वो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो इसका राइट आंसर होगा 0.5%। क्या होगा? 0.5% इसका राइट आंसर होगा। ज्वार में जो HCN की मात्रा होती है वो अगर 0.5% से ज़्यादा हो जाती है तो वो पशुओं के लिए क्या होती है, वो पशुओं के लिए हानिकारक मानी जाती है। किसके लिए हानिकारक मानी जाती है? पशुओं के लिए हानिकारक मानी जाती है। और ये जो HCN का निर्माण होता है, ये HCN का निर्माण क्यों होता है? देखिए, HCN का जो निर्माण होता है वो HCN का निर्माण जब शुरुआती स्टेज में, जब ज्वार के पौधे को पानी की कमी हो जाती है, ज्वार के पौधे में पानी की कमी हो जाती है, तो उस समय HCN का निर्माण होता है। उस समय HCN का निर्माण होता है। और कभी कभी ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि HCN का निर्माण कहाँ पर होता है। तो देखिए, HCN का जो निर्माण होता है वो निर्माण तो होता है जड़ के अंदर, और जो ये भंडारण होता है इनका भंडारण कहाँ पर होता है? पत्तियों के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? पत्तियों के अंदर होता है। तो ध्यान रखना, अगर निर्माण की बात पूछे कि HCN का निर्माण कहाँ होता है, तो HCN का निर्माण अगर पूछे तो निर्माण होता है जड़ के अंदर, और ये भंडारित होती हैं पत्तियों के अंदर आके। कहाँ पर होती है भंडारित? कहाँ पर होती है? पत्तियों के अंदर आकर ये भंडारित हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा, सभी क्वेश्चंस को आपको केयरफुली अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला सवाल है हमारा, देखिए, निम्न में से कौन सी रेशे वाली फसल है। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी रेशे वाली फसल है। बताना है आपको, निम्न में से कौन सी रेशे वाली फसल है बताना है। रेशे वाली यानी कि फाइबर क्रॉप कौन सी है। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है सनई, ऑप्शन नंबर बी है जूट, सी है पटसन और डी है उपरोक्त सभी। जवाब देना है आपको, निम्न में से कौन सी रेशे वाली फसल है। जवाब देना है, रेशे वाली फसल कौन सी होगी। रेशे वाली फसल का जवाब देना है आपको। देखिए, जिसने इसका जवाब दिया है, रेशे वाली फसल का जिसने जवाब दिया है उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है। रेशे वाली फसल का जिसने जवाब दिया है उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर चौथा। अब देखिए, जो रेशे वाली फसल होती है उसमें क्या है, देखिए, एक तो सनई जो होती हैं, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो या तो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि वो पढ़ते हैं या तो आपको जूट मिलेगा, जूट देखेंगे बुक्स में, या फिर वो आपको सनई देखेंगे, ठीक है। लेकिन एक पटसन होती है, ये भी एक रेशे वाली क्रॉप होती है। जो पटसन होती है वो भी एक रेशे वाली फसल होती है। अब देखिए, इससे रिलेटेड और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ।
देखिए सनई, जूट और पटसन ये रेशे वाली तो है ही है। इसके साथ साथ क्या है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये जो सनई है ये किस फसल सनई है ये किस कुल के अंतर्गत आती है। तो सनई अगर पूछ लिया जाए तो लेग्यूमिनेसी में आती है। किस में आती है? लेग्यूमिनोसी या लेग्यूमिनेसी क्रॉप कहलाती है, या ये लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंतर्गत ये आती है। ठीक है। फिर इसके बाद में कभी कभी जूट का भी पूछ लिया जाता है कि जूट किस में आता है। तो जो जूट है, जूट टिलियेसी में आता है। किस में आता है? जूट आता है टिलियेसी में। वेरी इंपॉर्टेंट है, पीछे क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, ध्यान रखना, जूट किस में आता है? टिलियेसी फैमिली में आता है। और जूट का जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्रोमोसोम नंबर होता है 14। कितना होता है? जूट का क्रोमोसोम नंबर होता है 14, 14 इसका क्रोमोसोम नंबर होता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको सुपरवाइजर और जेट में पक्का 100% देखने को मिलेंगे, इसीलिए सारे क्वेश्चंस को आपको केयरफुली अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी चार नहीं है? ये चारे वाली क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी चारे वाली फसल है। जवाब देना है आपको, चारे वाली फसल कौन सी है। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है आपका जई, ऑप्शन नंबर बी है लोबिया, सी है नेपियर घास और डी है उपरोक्त सभी। जवाब देना है आपको, ऑप्शन नंबर 1 है जई, बी है लोबिया, सी है नेपियर घास और डी है उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सी चारे वाली फसल है? निम्न में से कौन सी चारे वाली फसल है? जवाब देना है आपको। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बहुत दिनों बाद मैंने भी क्लास ली है, तो आज थोड़ा क्लास जो सही सिस्टमेटिक ढंग से नहीं हो पा रही, लेकिन 1-2 दिन में क्लास सही सिस्टमेटिक ढंग से होने लगेगी। तो आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आप पुराने ओल्ड स्टूडेंट हैं तो अपने दोस्तों के साथ, या न्यू स्टूडेंट है तो इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। मैं आपको कम से कम 10,000 क्वेश्चंस इसमें इस टेस्ट सीरीज में सोल्व करवाने वाला हूं एग्रीकल्चर के, जिससे जेट और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की आपको तैयारी बहुत मतलब ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं ये क्वेश्चंस। तो आपको सारी की सारी क्लासेस आपको अटेंड करनी है। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर होगा वो, इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। देखिए ये सारी की सारी क्या है? चारे वाली फसल है। जई भी चारे वाली फसल है, लोबिया भी चारे वाली फसल है और नेपियर घास भी चारे वाली फसल है। ठीक है, देखिए जई में गुणसूत्र संख्या होती है 14। जई में गुणसूत्र संख्या जई के अंदर जो गुणसूत्र संख्या होती है वो होती है 42। कितनी होती है? 42। बार बार पूछा जाता है कि इसके अंदर गुणसूत्र संख्या कितनी होती है जई के अंदर, तो जई के अंदर गुणसूत्र संख्या होती है 42। लोबिया के अंदर पूछा जाता है तो लोबिया के अंदर गुणसूत्र संख्या होती है 22। कितनी होती है? 22। और नेपियर घास, आप सब लोग जानते हो कि नेपियर घास भी एक चारे वाली फसल है। कौन सी फसल है? चारे वाली फसल है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको जेट और सुपरवाइजर में जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल क्वेश्चन पूछा गया है कि पीला गहना, क्वेश्चन पूछा गया है पीला गहना किस फसल को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है पीला गहना किस फसल को कहा जाता है। देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है सरसों, बी है सोयाबीन, सी है मूंगफली और डी है तारामीरा। जवाब देना है आपको, लाइव चैट बॉक्स में जवाब देना है। लाइव चैट बॉक्स में जवाब देना है, पीला गहना किस फसल को कहा जाता है। सरसों, सोयाबीन, मूंगफली या तारामीरा। सरसों, सोयाबीन, मूंगफली या तारामीरा। जवाब देना है आपको। क्या होगा इसका आंसर? पीला गहना किसको बोला जाता है। देखिए बहुत सारे बच्चे सरसों के अकॉर्डिंग इसको, पीले रंग के अकॉर्डिंग इसको सरसों जवाब देंगे इसके, लेकिन इसको जो राइट आंसर होगा वो सरसों नहीं होगा। इसका राइट आंसर सरसों नहीं होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा सोयाबीन। क्या होगा? सोयाबीन। सोयाबीन को क्या बोला जाता है? सोयाबीन को पीला सोना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पीला सोना बोला जाता है। और सोयाबीन को इसके अलावा और क्या क्या बोला जाता है? देखिए सोयाबीन को और इसके अलावा बोला जाता है गरीब का मांस। क्या बोला जाता है? गरीब का मांस। गरीब का मांस भी इसको बोला जाता है। ठीक है, गरीब का मांस भी बोला जाता है। इसके अलावा इसको बोनलेस मीट भी बोला जाता है। बोनलेस मीट। क्या बोला जाता है? बोनलेस मीट भी इसको बोला जाता है। अब बोनलेस मीट का मतलब क्या है? बोनलेस का मतलब है हड्डी रहित मांस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हड्डी रहित मांस भी इसको बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखिए इसमें गुणसूत्र संख्या भी कभी कभी पूछ ली जाती है। तो सोयाबीन में अगर आपको गुणसूत्र संख्या पूछी जाती है तो सोयाबीन की जो गुणसूत्र संख्या होती है वो कितनी होती है? सोयाबीन में गुणसूत्र संख्या होती है 40। कितनी होती है? 40 होती है। और मूंगफली के अंदर भी गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 40 होती है, 40 होती है। ध्यान रखना, सोयाबीन और मूंगफली दोनों के अंदर गुणसूत्र संख्या
40 होती है। तारामीरा में बता देता हूँ, तारामीरा के अंदर होती है 22 22 और सरसों के अंदर होती है 20 यानी कि 20। ध्यान रखना क्रोमोसोम नंबर से एक सवाल हर बार पूछा जाता है, चाहे जेट हो या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हो। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, हरित क्रांति में, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, हरित क्रांति में सबसे अधिक योगदान देने वाली उपयोगी किस्म थी। क्वेश्चन क्या है, हरित क्रांति में, क्वेश्चन पूछा गया है, हरित क्रांति में सबसे अधिक योगदान देने वाली उपयोगी किस्म थी। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में अर्जुन, ऑप्शन नंबर बी है जनक, ऑप्शन नंबर सी है हीरा मोती और ऑप्शन नंबर डी है जवाहर। जवाब देना है आपको, हरित क्रांति में सबसे अधिक योगदान देने वाली उपयोगी किस्म। हरित क्रांति के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी भी मैं अभी दूंगा आपको। देखिए पहले इसका आंसर समझते हैं, फिर इसके बाद में आगे इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए जो हरित क्रांति के अंदर जो योगदान देने वाली या हरित क्रांति की सबसे अच्छी किस्म जो मानी जाती है वो किस्म मानी जाती है जनक। कौन सी मानी जाती है? जनक मानी जाती है। और इस जनक का दूसरा नाम क्या है? इस जनक का दूसरा नाम है HD 2329। क्या है? इस जनक का दूसरा नाम है HD 2329 भी इसको बोला जाता है। तो अगर जनक वहां लिखा हुआ नहीं आता है और HD 2329 लिखा हुआ आ जाता है तो दोनों ही आंसर आपके राइट माने जाएंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखिए हरित क्रांति से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हरित क्रांति से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो वो पूछ सकता है कि कब स्टार्ट हुई। तो हरित क्रांति स्टार्ट हुई थी 1966 और 67 यानी कि 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, फिर हरित क्रांति की मुख्य फसल कौन कौन सी थी? तो हरित क्रांति की मुख्य फसल थी एक तो आपकी गेहूं यानी कि टिटिकम एस्टिवम, और एक थी आपकी धान जिसको अपन पेडी या राइस भी बोला जाता है या इसको ओराइजा सेटाइवा भी बोला जाता है। इसके अंदर गुणसूत्र संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 24 होती है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा और हरित क्रांति से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक। अब हरित क्रांति के जनक दो हैं, दो कैसे हैं? अगर बात करें भारत की कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें विश्व की तो विश्व में जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? डॉक्टर NE बोरलॉग। कौन माने जाते हैं? डॉक्टर NE बोरलॉग माने जाते हैं। ठीक है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक अगर आपसे पूछा जाता है तो विश्व में हरित क्रांति के जनक अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको जवाब देना है डॉक्टर NE बोरलॉग। ठीक है, NE बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। क्लियर है? इतना क्लियर है? अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, ध्यान से समझना है, सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया है, कैमल क्रॉप किस फसल को बोला जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है, कैमल क्रॉप किस फसल को बोला जाता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास में ज्वार, ऑप्शन नंबर B है आपके पास में गन्ना, C है मक्का और D है नेपियर घास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे पूछा भी जा चुका है। जवाब देना है आपको, कैमल क्रॉप किस फसल को बोला जाता है? कैमल क्रॉप किस फसल को बोला जाता है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर B, C या D? क्या होगा इसका आंसर? जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? 1, 2, 3 या 4? कैमल क्रॉप। देखिए कैमल क्रॉप का जिसने जवाब दिया है, कैमल क्रॉप का जिसने जवाब दिया है ज्वार, बिल्कुल सही जवाब है। कैमल क्रॉप का जिसने जवाब दिया है ज्वार, बिल्कुल सही जवाब है। जो ज्वार होती है उसको कैमल क्रॉप बोला जाता है। अब उसको कैमल क्रॉप बोला क्यों जाता है? क्योंकि कैमल का मतलब होता है ऊंट, इसको कैमल क्रॉप, या वहाँ पर लिखा हुआ आ सकता है कि ऊंट फसल किसको बोलते हैं। तो कैमल क्रॉप या ऊंट फसल एक ही बात है। देखिए कैमल क्रॉप या ऊंट फसल एक ही बात है। बोला क्यों जाता है? इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो ज्वार की फसल होती है उसमें एक तो सूखा सहन करने की क्षमता होती है, बहुत ज़्यादा सूखा सहन करने की क्षमता होती है, सूखे को सहन कर सकती है, इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? इसीलिए इसको कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। इसको कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। ज्वार के अंदर अगर गुणसूत्र संख्या पूछ ले तो गुणसूत्र संख्या होती है 20। ठीक है, गन्ना के अंदर अगर पूछ ले तो गन्ना के अंदर होती है गुणसूत्र संख्या 80। कितनी होती है? गन्ना के अंदर गुणसूत्र संख्या 80 होती है और मक्का के अंदर भी गुणसूत्र संख्या 20 होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गन्ना प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई थी या गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो इसके बारे में मैं बेसिक जानकारी आपको दे दूं कि गन्ना प्रजनन केंद्र जो है वो कहाँ पर है? कोयम्बटूर में। कहाँ पर है? कोयम्बटूर में है गन्ना प्रजनन केंद्र, और इसकी स्थापना हुई थी
1921 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। 1921 के अंदर गन्ना प्रजनन केंद्र की स्थापना हुई थी। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे, तो आपको अपनी तैयारी को और ज़्यादा सशक्त बनाए रखना है, और ज़्यादा सशक्त बनाए रखना है, तैयारी को कंटिन्यू रखना है, और सारी की सारी जो ऑनलाइन क्लास हैं वो आपको अटेंड करनी है। ठीक है, देखिए 1921 नहीं आएगा, इसमें 1900 थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं, इसमें 1912 आएगा। ठीक है, इसके अंदर 1912 आएगा। गन्ना प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कोयम्बटूर में 1912 में हुई थी। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सी उद्दीपक फसल है? निम्न में से कौन सी उद्दीपक फसल है? क्वेश्चन पूछा गया है, उद्दीपक फसल का जवाब देना है आपको कि उद्दीपक फसल कौन सी है। देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे कि उद्दीपक फसल सर हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है तंबाकू, बी है आपका कॉफ़ी, सी है चाय, और डी है उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर? बताइए जल्दी से। निम्न में से कौन सी उद्दीपक फसल है? उद्दीपक भी लिखा हुआ आ सकता है और वहाँ पर उद्दीपन भी आ सकता है, उद्दीपन भी लिखा हुआ आ सकता है। दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही माने जाएंगे। बताना है आपको क्या होगा इसका आंसर। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर देखिए स्टूडेंट बहुत कम है, मुझे पता है, क्योंकि बहुत दिनों बाद लाइव क्लास हुई है, और बहुत दिनों बाद मैं ऑनलाइन लाइव क्लास लेने के लिए आया हूँ। इससे पहले जो लाइव क्लासेस चल रही थी वो कोई और ले रहा था, दूसरे टीचर्स ले रहे थे, लेकिन मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़े, स्टूडेंट ज़्यादा आए, तो मुझे भी लाइव क्लास लेने में मज़ा आए। इसलिए अगर आप इस क्लास को ऑनलाइन देख रहे हैं या ऑफलाइन देख रहे हैं या लाइव क्लास खत्म होने के बाद देख रहे हैं, तो आपको कंटिन्यू आना है क्लास में, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये क्या क्लास आपको कैसी लगी, क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। ठीक है, अब देखिए निम्न में से कौन सी उद्दीपक फसल है, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। उद्दीपक फसल या उत्तेजना करने वाली फसल एक ही बात है। उद्दीपक फसल या उत्तेजना करने वाली फसल एक ही बात है। देखिए जो तंबाकू होता है वो भी उत्तेजना करता है। कॉफ़ी जब पीते हैं तो इसमें कैफीन की मात्रा होती है, चाय जब पीते हैं तो इसमें कैफीन की मात्रा होती है। या करती है, ये क्या करती है, ये हमारे मस्तिष्क में जाती हैं और उद्दीपन को बढ़ाती है, हमारे मस्तिष्क में जाती है और उद्दीपन को बढ़ाती है। इसीलिए इन फसलों को किस नाम से जाना जाता है? इसलिए इन फसलों को किस नाम से जाना जाता है? इन फसलों को उद्दीपक फसल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है आपको। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से क्वेश्चन पूछा गया है मक्का अनुसंधान निदेशालय। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मक्का अनुसंधान निदेशालय स्थित है। क्वेश्चन ध्यान से समझना, मक्का अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? पीछे ये सवाल आ भी चुका है। देखिए मक्का अनुसंधान निदेशालय बताना है आपको कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर 1 है जबलपुर, ऑप्शन नंबर बी है नई दिल्ली, सी है आपका करनाल, और डी है आपका वाराणसी। जवाब देना है आपको लाइव चैट बॉक्स में। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। मक्का अनुसंधान निदेशालय जबलपुर, ऑप्शन नंबर दूसरा है आपके पास में नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर तीसरा है करनाल, और ऑप्शन नंबर चौथा है वाराणसी। क्या होगा इसका आंसर? लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए मक्का अनुसंधान निदेशालय, मक्का अनुसंधान निदेशालय का जवाब देना है आपको। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर दूसरा नई दिल्ली, बिल्कुल सही जवाब है। जिसने इसका जवाब दिया है नई दिल्ली, बिल्कुल सही जवाब है। मक्का अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर मक्का अनुसंधान निदेशालय। ठीक है, अब इससे रिलेटेड और भी बातें मैं बता देता हूँ आपको। देखिए अगर आपको पूछ लिया जाए कि मक्का नहीं, आपको पूछ लिया कि गेहूँ, आपको पूछ लिया जाए कि गेहूँ अनुसंधान निदेशालय, ठीक है, गेहूँ, या फिर आपको पूछ लिया कि जौ अनुसंधान निदेशालय, गेहूँ और जौ अनुसंधान निदेशालय पूछ लिया, तो उसका जवाब आपको देना है करनाल। ठीक है, उसका जवाब आपको क्या देना है? उसका जवाब आपको देना है करनाल के अंदर है गेहूं और जौ अनुसंधान निदेशालय। कहाँ पर है? गेहूं और जौ अनुसंधान निदेशालय करनाल के अंदर है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया। अब देखिए और भी सवाल पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। एक बार पूछ लिया गया था कि खरपतवार अनुसंधान निदेशालय कहाँ है, तो खरपतवार अनुसंधान निदेशालय का बता देता हूँ कि खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जो है वो कहाँ पर है? वो है जबलपुर के अंदर। कहाँ पर है? खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर के अंदर है। बार बार सवाल पूछा जाता है। अब वाराणसी के अंदर भी कुछ है, तो वाराणसी के अंदर क्या है? सब्जी अनुसंधान निदेशालय। वाराणसी के अंदर क्या है? सब्जी अनुसंधान निदेशालय या सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर है? वो वाराणसी के अंदर है। कहाँ पर है? वाराणसी के अंदर है। ध्यान रखना इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, मिलान करने वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं।
तो आपको सारे के सारे जो चारों के चारों ऑप्शन हैं उनको सही ढंग से पढ़ना है, उसको सही ढंग से पढ़ना है। अब ध्यान रखना, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, मक्का अनुसंधान निदेशालय का मैंने बताया, मक्का अनुसंधान निदेशालय का आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगर आपको खरपतवार का पूछा जाता है तो खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर में है। अगर आपको गेहूं और जौ का पूछा जाता है तो करनाल हरियाणा में है। अगर आपको पूछा जाता है कि सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में नहीं करना है, कमेंट लाइव चैट बॉक्स में नहीं करना है। जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, और कंटिन्यू आपको ये क्लास अब देखने को मिलेगी। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा C4 पादप है? क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा C4 पादप है? ऑप्शन नंबर 1 है ज्वार, ऑप्शन नंबर बी है बाजरा, सी है गन्ना और डी है उपरोक्त सभी। जवाब देना है, निम्न में से कौन सा C4 पादप है? निम्न में से कौन सा C4 पादप है? ज्वार, बाजरा, गन्ना, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा C4 पादप है? जवाब देना है आपको। लाइव चैट बॉक्स में जवाब दीजिए, लाइव चैट बॉक्स में जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर। C4 पादप बताना है आपको, ज्वार, बाजरा, गन्ना या उपरोक्त सभी। ज्वार, बाजरा, गन्ना या उपरोक्त सभी। लाइव चैट बॉक्स में जवाब देना है। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है उपरोक्त सभी बिल्कुल सही जवाब है। जिसने इसका जवाब दिया उपरोक्त सभी बिल्कुल सही जवाब है। जो C4 ज्वार, बाजरा, गन्ना है ये सारे के सारे कौन से पादप हैं? ये C4 पादप। इसके अलावा एक होता है मक्का। क्या होता है? ज्वार, बाजरा, गन्ना, मक्का ये सारे के सारे कौन से प्लांट होते हैं? ये सारे के सारे C4 प्लांट होते हैं। इसके अलावा लगभग जितने प्लांट होते हैं, लगभग 95% या 97% के समथिंग जितने भी प्लांट बच जाते हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं? वो सारे के सारे C3 होते हैं। और कुछ प्लांट जो होते हैं वो केम प्लांट होते हैं, जैसे कैक्टस वगैरह हो गया, उनको केम प्लांट बोला जाता है। केम का मतलब होता है उसमें एक विशेष प्रकार की गतिविधि या क्रियाविधि पाई जाती है जिसको बोलते हैं क्राइसोलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि गेहूं का परीक्षण भार। क्वेश्चन पूछा गया है गेहूं का परीक्षण भार। अब जिसको परीक्षण भार का पता नहीं है उसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट वेट। क्या बोला जाता है? इंग्लिश में इसको बोला जाता है टेस्ट वेट। तो आपको जवाब देना है कि गेहूं का परीक्षण भार कितना होता है। गेहूं का परीक्षण भार कितना होता है इसका जवाब देना है आपको। ऑप्शन नंबर देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका 21 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी है आपका 25 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी है आपका 40 ग्राम और ऑप्शन नंबर डी है आपका 2 ग्राम। चारों के चारों ऑप्शंस आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा। ध्यान से देखना है, 4 ऑप्शन भी करवाऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगा इससे रिलेटेड। ध्यान से समझना है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए सबसे पहले तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ। इसका जो आंसर होगा वो इसका आंसर क्या होगा, गेहूं का जो परीक्षण भार या गेहूं का जो टेस्ट वेट होता है वो टेस्ट वेट कितना होता है? वो होता है 40 ग्राम। कितना होता है? 40 ग्राम इसका टेस्ट वेट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 40 ग्राम। ठीक है, अब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गेहूं का टेस्ट वेट ना पूछकर वो आपसे पूछता है गेहूंसा। इसका गेहूंसा का टेस्ट वेट, गेहूंसा इसको अपन इंग्लिश में या इसको अपन वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं फेलेरिस माइनर। ये एक प्रकार का खरपतवार होता है जो किसके खेत में पाया जाता है? गेहूं के खेत में पाया जाता है। इसका टेस्ट वेट पूछ लिया जाता है। तो इसका टेस्ट वेट अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इसका टेस्ट वेट कितना होता है? इसका टेस्ट वेट होता है 2 ग्राम। कितना होता है? टेस्ट वेट 2 ग्राम होता है। ध्यान रखना, गेहूंसा का टेस्ट वेट कितना होता है? गेहूंसा का टेस्ट वेट होता है 2 ग्राम। कितना होता है? 2 ग्राम होता है। ध्यान रखना। क्लियर है? अब देखिए और इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए एक तो होता है कि टेस्ट वेट और एक आपको सुनने को मिलेगा सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स, ठीक है, सीड इंडेक्स देखने को मिले। तो जो टेस्ट वेट होता है वो तो हमेशा 1000 दानों का भार लिया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि टेस्ट वेट में कितने दानों का भार लेते हैं, तो टेस्ट वेट में लेते हैं 1000 दानों का भार। अगर वो आपसे पूछता है कि सीड इंडेक्स में कितने दानों का भार लेते हैं, तो सीड इंडेक्स में लेते हैं 100 दानों का भार। सीड इंडेक्स में 100 दानों का भार और टेस्ट वेट में 1000 दानों का भार लिया जाता है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए, अब चावल का भी मैं बता देता हूं आपको कि क्योंकि चावल का भी टेस्ट वेट बार बार पूछा जाता है। तो देखिए चावल का क्या होता है। चावल का टेस्ट वेट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो चावल का जो यानी कि चावल का जो टेस्ट वेट पूछ लिया जाए तो उसका आपको आंसर देना है 25 ग्राम। ठीक है, 25 ग्राम इसका टेस्ट वेट होता है। लेकिन अगर आपसे बासमती चावल का पूछा जाता है तो बासमती चावल का 21 ग्राम जवाब देना है। बासमती चावल का कितना होता है? 21 ग्राम। बासमती का पूछे तो बासमती चावल का 21 ग्राम होगा
और अगर आपको सामान्य चावल का या सामान्य धान का पूछे तो सामान्य धान का 25 ग्राम होगा। अगर आपको गेहूं का पूछे तो गेहूं का आपको बताना है 40 ग्राम। और आपको गेहूंसा या फेलेरिस माइनर का पूछे तो फेलेरिस माइनर का आपको जवाब देना है 2 ग्राम। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि टेस्ट वेट कितना का होता है तो टेस्ट वेट दैट मीन्स 1000 दानों का भार। अगर आपसे पूछ लिया सीड इंडेक्स तो सीड इंडेक्स मतलब 100 दानों का भार। क्लियर है। मैं कह रहा हूं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज आपके लिए लेके आऊंगा। कंटिन्यू टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी। बस आपको सपोर्ट दिखाना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, बस इतना ही करना है। क्लियर है। अगर आप नए स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन, सबसे अधिक फसलों को हानि पहुंचाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है सबसे अधिक फसलों को हानि पहुंचाते हैं, सबसे अधिक फसलों को हानि पहुंचाने वाला बताना है आपको। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास में कीट, ऑप्शन नंबर बी है रोग, सी है खरपतवार और डी है कोई नहीं। सबसे अधिक फसलों को हानि पहुंचाता है, सबसे अधिक फसलों को हानि कौन पहुंचाता है, इसका जवाब देना है आपको। सबसे अधिक फसलों को हानि कौन पहुंचाता है, इसका जवाब देना है। ऑप्शन नंबर 1 है कीट, दूसरा है रोग, सी है खरपतवार और डी है कोई नहीं। जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे अधिक फसलों को जो नुकसान पहुंचाया जाता है वो नुकसान पहुंचाया जाता है खरपतवार के द्वारा। खरपतवार के द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है लगभग 33%। कितने प्रतिशत? लगभग 33% जो नुकसान पहुंचाया जाता है वो खरपतवार के द्वारा पहुंचाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि खरपतवार अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है, तो खरपतवार अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? जबलपुर में है। अगर आपको ये नहीं पता कि जबलपुर कहाँ पर है तो बता देता हूँ, जबलपुर कहाँ पर है? एमपी के अंदर है। जबलपुर कहाँ पर है? एमपी के अंदर है और वहाँ पर खरपतवार अनुसंधान निदेशालय। क्लियर है। अब देखिए खरपतवार विज्ञान के कभी कभी जनक भी पूछ लिए जाते हैं, तो खरपतवार विज्ञान के जनक कौन है? खरपतवार विज्ञान के जनक माने जाते हैं जेथरो टुल। क्या माने जाते हैं? जेथरो टुल को खरपतवार विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खरपतवार विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि खरपतवार शब्द या खरपतवार या वीड, खरपतवार या वीड, इसको इंग्लिश में वीड बोला जाता है, यानी कि WEED वीड। वीड शब्द किसने दिया? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? जेथरो टुल। क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर हो जाएगा जेथरो टुल ने खरपतवार शब्द दिया था। खरपतवार शब्द अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो खरपतवार शब्द का क्या हो जाएगा? खरपतवार शब्द किसने दिया था? खरपतवार शब्द दिया था जेथरो टुल ने। खरपतवार शब्द जेथरो टुल ने दिया था। आज थोड़ा समय की कमी है इसलिए आज इतनी ही क्लास ले पाएंगे। ठीक है, कल से आपको क्वेश्चंस भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना, शेयर भी करना, और अगर नए स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको टाइमिंग पता नहीं है कि टाइमिंग क्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको इसका टाइमिंग बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज हमारी जो लाइव टेस्ट सीरीज होती है वो कितने बजे चलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन घर पर ही रहिए क्योंकि बाहर तो कोरोना है। थैंक यू सो मच।